मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण कैसे काम करता है। हृदय से शुद्ध झोंके के साथ निकलकर संपूर्ण शरीर में चक्कर लगाने के बाद अशुद्ध रक्त के रूप में हृदय में वापस लौटना तथा फिर शुद्ध होकर शरीर में चक्कर लगाना, इस क्रिया को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में चक्कर लगाने के बाद पुनः अशुद्ध रक्त में बदलने के बाद साथ ही हृदय में जाना और दोबारा शुद्ध होकर शरीर में चक्कर लगाना ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। हृदय से शुद्ध रक्त सर्वप्रथम मूल धमनी में झोंके के साथ मतलब तीव्र गति से आता है, जो आगे आगे बढ़ता हुआ शरीर भर में चक्कर लगाकर कोशिकाओं को पोषक तत्व प्रदान करके उनके विजाती तत्व यानी अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करने के साथ अशुद्ध होकर पुनः वापस लौटता है और इस प्रकार विभिन्न अंगों से एकत्र करके दो बड़ी शिराओं द्वारा शरीर हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंचता है। उच्च महाशिरा ऊपरी अंगों का और निम्न महाशिरा यानी नीचे की महाशिरा निचले भागों से शरीर के निचले भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में ले जाती है। इन शिराओं के अलिंद में प्रवेश करने के पश्चात अशुद्ध रक्त वापस शिराओं में नहीं जाने पाता। इसका कारण यह है कि शिराओं और अलिंद के संगम स्थान पर कुछ ऐसे कपाट या वाल्व लगे होते हैं जिसे ट्राइकस्पिड कहते हैं, जो अलिंद में रक्त आने के पूर्व रक्त के दबाव से खुल जाते हैं परंतु अलिंद में वापस नहीं जाने पाते और तुरंत बंद हो जाते हैं। रक्त से पूरा भर जाने के बाद दाहिना अलिंद कुछ संकुचित हो जाता है और रक्त दाहिने निलय के मध्य भाग से निकलकर निलय में भेज दिया जाता है। यहाँ पर अलिंद और निलय के मध्य यहाँ पे कपाट लगे होते हैं जिसका मुख निलय की ओर होता है। इससे रक्त अलिंद में तो आ जाता है पर निलय से वापस अलिंद में नहीं जाने पाता। निलय के अशुद्ध रक्त से भर जाने पे इसमें भी संकुचित होता है। तब यहाँ से एक रक्त बड़ी नलिका द्वारा फुसफुसी नली में जो धमनी कहलाती है हृदय से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर इस धमनी की दो शिराएं होती हैं जो एक एक शाखा जिसकी एक एक शाखा दोनों फेफड़ों के अंदर जाती हैं। जिस समय निलय संकुचित होकर रक्त को फुसफुसी धमनी में रक्त भेजता है उसी समय अलिंद फैलकर शिराएं द्वारा रक्त से भरने लगता है और इस प्रकार अलिंद में संकुचन होता है और निलय में प्रसरण होता है। जब अलिंद में प्रसरण होता है तो निलय संकुचित होता है। इस प्रकार रक्त की गति सदैव एक निश्चित क्रम में होती रहती है। फुसफुसी धमनी दोनों फेफड़ों में पहुंचकर क्रम से अलग अलग हो जाती है। अंत में सूक्ष्म कोशिकाओं के रूप में पूरे फेफड़ों में फैल जाती है और फेफड़ों में श्वास द्वारा शुद्ध वायु पहुंचती रहती है। फेफड़ों में शुद्ध वायु नलिकाओं का भी जाल सा बिछा रहता है। जब शुद्ध वायु कोशिकाओं के अशुद्ध रक्त के संपर्क में आती है तो वायु की ऑक्सीजन कोशिकाओं के रक्त में उपस्थित लाल कणों को हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ऑक्सीजन गैस के कारण अशुद्ध रक्त के विजाती तत्व का जलन हो जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस इससे बाहर निकलकर फेफड़ों के बीच भरी हुई वायु में मिल जाते हैं। दोनों फेफड़ों से शुद्ध रक्त दो फुसफुसी शिराओं से
द्वारा हृदय से बाएं अलिंद में पहुंच जाते हैं। बाएं अलिंद से भर जाने पर इसमें संकुचन होता है और यहाँ भी अलिंद निलय के मध्य में लगा हुआ त्रिपटी बाइकस्पेड वाल्व लगे होते हैं। निलय में रक्त भर जाता है और निलय के रक्त भर जाने से रक्त हृदय के बाहर पहुंच जाता है। इस समय हृदय के दाएं और बाएं अलिंद और निलय के मध्य बीच में रक्त के कपाट बंद रहते हैं, अतः निलय के संकुचन से रक्त वापस न जाकर महाधमनी से जो बाएं निलय की आरंभ होती है इसके पास लगा हुआ कपाट खुल जाता है और रक्त झोंके के साथ मूल धमनी में चली जाती है। मूल धमनी से विभिन्न शाखाएं निकलती हैं जो पुनः असंख्य सूक्ष्म सूक्ष्म शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त होकर पूरे शरीर में रक्त पहुंचा देती हैं। शरीर के समस्त अंगों को धमनियों द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। जब रक्त धमनी की सूक्ष्म शाखाओं तथा शाखाओं में उप शाखाओं में प्रवेश करता है तो कोशिकाओं की अत्यंत महीन जालीदार दीवारें में प्लाज्मा अतः रक्तवारी से छन छन कर बाहर निकल जाता है और प्रत्येक ऊतक रक्तवारी में से ही यानी प्लाज्मा से ही अपने योग्य पोषक तत्व ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विजातीय तत्व जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, लवण आदि रक्त को देते हैं, जिससे रक्त चमकीले लाल रंग से बैंगनी रंग में बदल जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब और विजातीय तत्व जब रक्त में मिल जाते हैं तो रक्त का रंग लाल से बैंगनी हो जाता है। यही अशुद्ध रक्त है। इन्हीं कोशिकाओं के अगले भाग से कोशिकाएं जो कि शिरा की कोशिकाएं कहलाती हैं परस्पर मिली होती हैं। बड़ी शिराओं के रूप में पुनः संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त ले जाकर हृदय की दाहिनी अलिंद में जाकर खुलती हैं और अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फिर से पहुंचाती हैं। इस प्रकार रक्त का एक परिसंचरण यानी चारों तरफ चक्कर लगाने का क्रम पूरा हो जाता है। यह क्रम सदैव अविराम गति से चलता रहता है। ऐसा ही नहीं होता कि एक क्रिया के पूर्ण होने पर ही दूसरी क्रिया बंद रहे, जब बल्कि अशुद्ध रक्त का हृदय में पहुंचना, फेफड़ों में रक्त की शुद्धि करना और फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर वापस अंगों में पहुंचाना, वापस अंगों से हृदय तक पहुंचाना, यह काम निरंतर चलता रहता है और इस प्रकार यह संपूर्ण काम करने के साथ साथ रक्त परिसंचरण का काम भी पूरा हो जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र को हम लोग संक्षेप में भी समझ सकते हैं, जैसे कि अशुद्ध रक्त को निम्न और उच्च महाशिराओं द्वारा शरीर के दाहिने अलिंद में इकट्ठा होना, दाहिने अलिंद से दाहिने निलय में पहुंच जाता है, दाहिने निलय से फुसफुसी धमनी में जाता है और फेफड़ों से शुद्ध रक्त निकलकर बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त उतरता है, बाएं निलय से मूल धमनी और प्रशाखाओं से होकर शरीर में जाता है। मूल धमनी की सूक्ष्म कोशिकाएं शरीर के समस्त भागों में रक्त पहुंचाती हैं। केशिकाएं पुनः वापस बारीक शिराओं में परिवर्तित हो जाती हैं जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। समस्त शरीर की छोटी छोटी शिराएं क्रम से लगी हुई होती हैं। अंत में दो बड़ी शिराओं जिसमें परिवर्तन होकर दाहिने अलिंद में अशुद्ध रक्त पहुंचाती रहती हैं। इसी प्रकार रक्त का चक्कर नियमित गति से क्रम से चलता रहता है।